हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग खुश होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक एक बार फिर से वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हम लोग किसी स्वास्थ्य कारणों से जो है पूरे लेक्चर को मैं पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए आज उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके सामने जो है वो आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था सस्टेन्ड रिस्पॉन्सेस, एंजाइम लिंक्ड एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होते हैं? तो कह रहे हैं इनका एक्शन अगर देखा जाए तो ये जो ड्रग होते हैं वो सरफेस पे बाइंड होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो सरफेस पे बाइंड हो रहा है एंड एक्टिवेट्स इनहेरेंट एंजाइम। और यहाँ पे जो एंजाइम्स होंगे उनको क्या कर देगा? वो एक्टिवेट कर देगा। देन सेल रिस्पॉन्स मिनट टू आवर्स, और उसके बाद यहाँ पे जो सेल में रिस्पॉन्सेज होंगे वो मिनट टू आवर मतलब कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में जो है यहाँ से क्या होगा, ये ड्रग के केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पे आके रिलीज हो जाएंगे और इनसे ड्रग जो है यहाँ पे पहुँच गया और ड्रग के जो पर्टिकुलर एंजाइम्स या केमिकल जो ट्रिगर होना था वो यहाँ पे आके ट्रिगर हो गया। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का एक्शन देखेंगे दोस्तों अगर हम, तो ड्रग क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन। ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, बाइंड्स रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, अल्टर्स जीन एक्सप्रेशन, और इसका जो इसका फंक्शन टाइम होगा वो आवर्स टू डेज में होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे स्टेरॉइड रिसेप्टर पे जो वर्क करते हैं, थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, और विटामिन डी रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन है ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, तो उसको एक चार्ट में हम लोग जो है प्रिपेयर कर लिए हैं। इसका डिफरेंट जो चैनल्स हमने बताए थे, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट जो हमने जैसे आयन चैनल बतलाया था, है ना, जी प्रोटीन कैस्पिड जो रिसेप्टर थे उनके बारे में बतलाया था, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर थे और इंट्रासेलुलर थे। तो इसका रिस्पांस टाइम अगर देखा जाए तो ये मिली सेकेंड में होगा, है ना। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप का आपको एग्जांपल दिया था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच। और यहाँ पे जी पीसीआर जो था वो सेकेंड टू मिनट्स में रिस्पॉन्ड करेगा। एंजाइम लिंक तो अभी आपने पढ़ा मिनट टू आवर में, और इंट्रासेलुलर जो है आवर्स टू डेज में है, वो रिस्पॉन्स अपना देगा। प्राइमरी मैकेनिज्म की बात करें दोस्तों, प्राइमरी मैकेनिज्म की बात करें तो ये चैनल ओपनिंग के थ्रू होगा, है ना। आपको बतलाया भी था मैंने, है ना, कि सोडियम पोटेशियम जो है, तो सोडियम क्या एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन है, ये अंदर जाएगा इंट्रासेलुलर के पास, और पोटेशियम क्या है, इंट्रासेलुलर केटायन है जो बाहर आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में। ठीक है, चैनल ओपन हो जाएगा। ये जी प्रोटीन कैस्केड के थ्रू काम करता है, ये एंजाइम एक्टिवेशन के थ्रू, और ये जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर देता है। अब मैसेंजर या आयन की बात करें तो इधर आयन फ्लो होगा। आयन कैसे फ्लो होगा? आपने देखा था कि Na+ नीचे आ रहा था और K3+ जो है ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक AMP या IP3 या कैल्शियम के थ्रू ये जो है क्या करेगा, मैसेंजर्स को पहुंचाएगा। टारगेट प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे होगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन है, तो एंजाइम क्या एक प्रकार खास प्रकार का प्रोटीन ही है। और ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करता है, ये वर्क करता है। एनेस्थेटिक टारगेट्स एग्जांपल की बात करें तो आयन चैनल के एग्जांपल्स जैसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं, सक्सिनाइल कोलिन, है ना, वेक्टरोनियम, मेट्राक्यूरियम, ये सारी चीज़ें। और जो जीपीसीआर होगा इसमें एड्रेनालिन और एट्रोपिन हमने कल भी पढ़ा था। एंजाइम लिंक जो है इंसुलिन वर्क करता है, और जो हमारा जीन एक्सप्रेशन
अल्ट्रेशन करता है या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होगा? तो रिसेप्टर जो होगा या तो फुल्ली एक्टिवेट होगा या फिर पार्शियली एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो फुल्ली एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? उससे पहले एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर को क्या करेगा? रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। और ये एंटागोनिस्ट जो नेचर के ड्रग होंगे वो क्या करेंगे? रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करेंगे, है ना। जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर होंगे उनको इनएक्टिवेट कर देंगे। तो फुल्ली एगोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट का मतलब अ ड्रग दैट बाइंड एंड प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स, जैसे एड्रेनालिन की बात करते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट मतलब a drug that produces less than a minimum response even when the receptor is fully occupied। तो इसमें आ गया ब्यूपेरोनॉर्फिन। मतलब ये भले रिसेप्टर से किसी भी तरीके से अच्छे से बाइंड हो, लेकिन अपना जो रिस्पॉन्स देगा वो आधा ही देगा। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग द रिसेप्टर। कैसे ब्लॉक करेंगे? तो इसके दो मीडियम है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट या ब्लॉकिंग। तो मैंने आपको बतलाया कि एगोनिस्ट का मतलब एक्टिवेट करना और एंटागोनिस्ट का मतलब एक तरीके से कि रिसेप्टर का जो वर्क है वो डीएक्टिवेट कर देना। तो कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट का मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब कम्पीट्स फॉर द सेम रिसेप्टर साइट। इसका मतलब अभी समझाऊंगा। द ब्लॉक कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द एगोनिस्ट डोज। एग्जाम्पल के तौर पे नैलेक्सोन वर्सेज मॉर्फिन, एट्रोपिन वर्सेस एसिटाइलकोलिन। तो नैलेक्सोन क्या करेगा? नैलेक्सोन क्या है? तो एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट ओपियोइड एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या करेगा? मॉर्फिन के जगह पे जाके मॉर्फिन को रिप्लेस कर देगा और खुद जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की बात करें तो दोस्तों बाइंड टू अ डिफरेंट साइट, मतलब उस रिसेप्टर को नहीं बाइंड करेगा और डिफरेंट साइट को बाइंड करेगा, परमानेंटली अल्टरिंग द रिसेप्टर स्ट्रक्चर, और रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को परमानेंटली वो अल्टर कर देगा। द ब्लॉक कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल इंक्रीज द एगोनिस्ट। मतलब अब आप चाहे कितना भी एगोनिस्ट का मात्रा बढ़ा लो, उससे वो ब्लॉक रिवर्स नहीं होगा। जैसे इसमें फिनोबेंजामाइन जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद रिसेप्टर एडेप्टेशन क्या है? ठीक है, रिसेप्टर एडेप्टेशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं अप एंड डाउन रेगुलेशन बैलेंस। ये क्या है अप एंड डाउन रेगुलेशन बैलेंस? तो कह रहा है कि अप रेगुलेशन क्या है और डाउन रेगुलेशन क्या है। तो अप रेगुलेशन क्या है? तो एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर अकर्स व्हेन रिसेप्टर स्टिमुलेशन इज ब्लॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्ग टाइम बीटा ब्लॉकर्स विड्रॉल कॉजिंग हाइपर सेंसिटिविटी। और अगर डाउन रेगुलेशन की बात करें तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, इधर नंबर इंक्रीज हो रहा था रिसेप्टर का, इधर डिक्रीज हो रहा है। अकर आफ्टर कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन बाई एन एगोनिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे टॉलरेंस बिल्ड फ्रॉम कंटिन्यूअस एगोनिस्ट यूज। तो कोई पर्टिकुलर ड्रग आप लगातार यूज किए जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? उस पर टॉलरेंस आ जाएगा और फिर रिसेप्टर उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। अब टेक्सोनॉमी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, तो इसको देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेक्सोनॉमी तो कह रहा है कि द मॉडिफिकेशन ऑफ वन ड्रग्स इफेक्ट बाय अनदर ड्रग्स। तो कैसे ये करता है? तो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? एडीएमई पढ़ा था। एडीएमई का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो एग्जांपल के तौर पे एंजाइम इंड्यूस बाय रिफाम्पिसिन reduces the effectiveness of other many drugs। और फार्माकोडायनेमिक्स यानी ड्रग कैसे बॉडी पे एक्ट करता है, तो ड्रग एक्टिंग
on same receptor or physiological system, altering the end physiological response. और फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो अकर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन entirely outside the body. एग्जाम्पल मिक्सिंग इनकम्पेटिबल ड्रग लाइक थायोपेंटोन को सग्जामिथोनियम के साथ जो हमने क्या किया, मिक्स किया, कॉजेज प्रेसिपिटेशन इन द आईवी लाइन. क्यों? क्योंकि जो थायोपेंटन होता है, थायोपेंटन क्या होता है, हाईली अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है. पीएच इसका कितना होता है, 10.5. ठीक है दोस्तों. अब ये हमने कल भी पढ़ा था, फार्माकोडायनेमिक्स इंटरेक्शन इन ऑपरेशन थिएटर. तो कह रहा है कि इधर 1 और 1 2 हो रहा है, इधर 1 और 1 3 हो रहा है, और इधर 1 और 1 0 हो रहा है. मतलब इसको कहेंगे एडिटिव इफेक्ट. मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ दिया गया और क्या दोनों ड्रग का कंबाइन इफेक्ट आया, इसलिए हमने इसको +2 करके लिखा है. एडिटिव रिफ्लेक्स इफेक्ट इसको बोला है. जैसे पैरासीटामोल को आइबुप्रोफेन के साथ हम दे रहे हैं. नेक्स्ट है +1 3 इसको लिखे हैं. इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं. इसमें क्या होता है, एक ड्रग अगर दूसरे ड्रग के साथ हम मिक्स कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी को कई गुना इन्हांस कर दे रहा है. जैसे बेंजोडाइजिपाइन्स, जैसे डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम को ओपियोइड्स के साथ हम दे रहे हैं, या फिर प्रोपोफॉल को जो है हम फेंटानिल के साथ दे रहे हैं. तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस डीप सीडेशन. ठीक है. एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, तो एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ मिक्स किया तो उसका इफेक्ट 0 हो गया. मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. ठीक है. तो जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा, नैलेक्सोन क्या है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट है. ठीक है. और इसके साथ कोई भी ओपियोइड दोगे तो क्या होगा, उसके इफेक्ट को ये 0 कर देगा. नेक्स्ट है दोस्तों, the anesthetist control brought mastering pharmacology to select precise drug, prevent adverse interaction और strictly control the depth of anesthesia. तो दोस्तों ड्यूरिंग एनेस्थीसिया अगर आपने किसी पेशेंट को एनेस्थेसाइज किया है तो आपका अहम जो एस्पेक्ट है वो क्या है, मॉनिटरिंग. क्यों मॉनिटरिंग एक अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि ना ही लाइट एनेस्थीसिया होना चाहिए ना ही डीप एनेस्थीसिया होना चाहिए. अब लाइट एनेस्थीसिया का मतलब क्या है दोस्तों, लाइट एनेस्थीसिया का मतलब क्या है और डीप एनेस्थीसिया का मतलब क्या है. ठीक है. लाइट एनेस्थीसिया का मतलब है कि इतना कम एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शरीर में ना जनरेट हो कि पेशेंट को जो है या तो पेन स्टिमुलेशन मिले या फिर स्केलेटल मसल जो है उनके पूरी तरीके से रिलैक्स ना हो, है ना. पेशेंट को किसी तरह का सिंपैथेटिक ट्रिगर हो, है ना, बीपी बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए. ठीक है. या फिर डीप एनेस्थीसिया की बात करें तो पेशेंट ऐसा ना हो कि कोमा में चला जाए, है ना, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए, है ना. ठीक है. तो इन सब चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना होगा. मसल रिलैक्सेशन की बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर पर आयन चैनल्स के थ्रू ये वर्क करता है. ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड रिसेप्टर, है ना, आपने ये GPCR और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स के साथ काम करता है. ओपियोइड रिसेप्टर म्यू, कापा, है ना, और डेल्टा. ठीक है. प्रोपोफॉल की बात करते हैं, ये गाबा रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, आयन चैनल और डीप सीडेशन का काम करता है. तो थैंक यू दोस्तों. आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा और हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को पर मौजूद जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें देखें, आपको सीखें. और अगर आपको कुछ यूजफुल चीज़ें लगती हैं तो आप हमें कमेंट करें, और कुछ अनयूजुअल चीज़ें भी लगती हैं तो आप हमें कमेंट करें. आपका कमेंट और आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम अगले दिन के लिए भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके और आपके लिए वीडियो लाएं. तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे चैनल से. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.